हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो आप बिल्कुल टाइम टू टाइम कर रहे हैं, ऑन टाइम जो होता है ना, एग्जैक्ट टाइम पर वो सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन कोई भी नहीं कर रहा है। एग्जाम क्या है, कुछ भी नहीं है। एक सिंगल छोटा सा कागज का टुकड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ना है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, जिसको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे, जिसको नहीं लेकर आने हैं उसके लिए तो एक कागज का टुकड़ा ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और जो 90 प्लस मार्क्स लेकर आने वाले हैं या लेकर आना चाहते हैं, है ना, वो भी कमेंट करके बताएं कि सर मुझे 95 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं या 95 प्लस जो परसेंटेज है वो मुझे लेकर आनी है, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मिलकर चीजों को डिस्कस करते हैं, मिलकर सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तेरा या मेरा नहीं, यहाँ पर सारा हमारा है। ठीक है, यानी हम सब मिलकर यहाँ पर चीजें करते हैं। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से वही जो हमारे टॉप 100 वाली सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। और ये काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा, इसके मत करिएगा। आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको मैं क्विज की फॉर्म में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको डेली के टास्क भी उसमें देता हूँ, जैसे कि मैप प्रैक्टिस करना हो गया है ना, जैसे कि आपका जो एसएसटी का पेपर होने वाला है और एसएससी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप लर्न करके जाएंगे, है ना, जानी चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब एसएसटी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपके लिए जरूरी है, एग्जाम से पहले आपको जो पढ़ के जाना है, वो सारी चीजें मैं वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें यहाँ पर वो बताना है। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पर समझते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, टाइडल एनर्जी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने पहला यहाँ पर लिया है, जियोथर्मल एनर्जी जनरेटेड बाय हीट ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी है वो क्या है, हमारे जो अर्थ है उसमें से जो हीट निकलती है, तो उस हीट को यूज करके यहाँ पर जो है जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करी जाती है। टाइडल एनर्जी को समझते हैं, जनरेटेड फ्रॉम सी, टाइड्स और वेव्स। ठीक है, तो जो समुद्र होते हैं ना, उनके अंदर जो टाइड्स आते हैं ना, हम देखते हैं बड़े बड़े टाइड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर वेव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पर टाइडल एनर्जी को जनरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, द हीट, जियोथर्मल एनर्जी में दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है, द हीट फ्रॉम अर्थ इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एंड दिस स्टीम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पिनिंग टरबाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है कि किस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर समझने वाली बात है। तो जो अर्थ की, तो बच्चों होता क्या है, जो अर्थ की हीट है उसको हम यूज करते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो जो हीट कन्वर्ट हुई है स्टीम में, उसी स्टीम को यूज करके हम यहाँ पर जो टरबाइन है उनको चलाने का काम करते हैं, और उसी से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। टाइडल एनर्जी में यहाँ समझने वाली बात ये है, पावर इज प्रोड्यूस बाय टेकिंग द मोशन ऑफ द मूविंग वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड। इसमें समझने वाली बात ये है कि हाई टाइड एंड लो टाइड के दौरान जो वाटर मूव कर रहा होता है ना, उसके मोशन को यूज करके हम यहाँ पर पावर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यह समझने वाला है, जियोथर्मल में हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का मोशन होता है ना, उसको यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हीट इज ऑब्टेन्ड विदाउट बर्निंग एनी फॉसिल फ्यूल। तो जियोथर्मल एनर्जी के अंदर जो हीट होती है वो किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्बाद किए बिना या जलाए बिना यहाँ पर ऑब्टेन की जाती है। साथ ही साथ हम इसमें समझेंगे, टाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो टाइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर क्या है, जो टाइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वाटर मास एंड मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उससे यहाँ पर टाइड्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें समझते हैं, हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिका एटसेट्रा आर ऑफन इशूज, या ये कह सकते हैं रिलीज होती हैं। इसमें जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस यहाँ पर रिलीज होती हुई हमें दिखाई देती हैं,
बट जो टाइडल एनर्जी है वो एक तरीके से इको फ्रेंडली एनर्जी होती है, नो हार्मफुल गैसेस आर रिलीज, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती है। ठीक है, मुझे लगता है जियोथर्मल एनर्जी से एंड टाइडल एनर्जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन को फ्रेम करना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एंड एक्सप्लेन एनी थ्री कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेजॉरिटी, explain any three consequences of the majoritarian policies adopted by Sri Lankan government। तो हमें यहाँ पर वो तीन मेजर कॉन्सिक्वेंस के बारे में डिस्कस करना है जो यहाँ पर मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की वजह से श्रीलंका के अंदर यहाँ पर देखने को मिले, मतलब उनका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला जब इन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को श्रीलंका के अंदर अडॉप्ट किया तब। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। Sinhala got the majority and all the policies were designed to favor them and Tamil felt alienated from the society। ठीक है, तो हम सब जानते हैं बच्चों श्रीलंका के अंदर जो सिन्हालास थे वो मेजोरिटी में थे, यानी कि उनकी जो संख्या थी वो ज्यादा थी। तो हुआ क्या, श्रीलंका के अंदर जो पॉलिसी डिजाइन की गई ना वो इस तरीके से डिजाइन करी गई या फिर इस तरीके से इम्प्लीमेंट की गई कि वो सिन्हालास कम्युनिटीज को ही यहाँ पर पूरी तरह से फेवर कर रही थी और जितने भी राइट्स थे वो सारे सिन्हालास कम्युनिटीज को दिए गए थे। इसी वजह से तमिल फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, तो इस वजह से हुआ कि जो तमिल लोग थे जो कम जिनकी संख्या कम थी तो यहाँ पर सोसाइटी से अलग फील कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर उन्हें यहाँ पर श्रीलंका के अंदर किसी तरह की कोई अहमियत या इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो उनके अंदर ऐसी फीलिंग आने लगी। Tamil wanted to get separate Tamil state in northern and eastern part of the country, but this demand of them was denied। ठीक है, तो जब तमिल लोगों के अंदर एलिनेटेड वाली फीलिंग डेवलप होने लगी तो उन्हें लगा कि उन्हें श्रीलंका के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में एक अलग स्टेट बनवाना चाहिए जिसको उन्होंने तमिल स्टेट का नाम दिया, है ना, लेकिन इस डिमांड को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू टेंशन बिटवीन बोथ कम्युनिटीज इट टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड सून टर्न टू अ सिविल वॉर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम क्या समझने को मिलता है कि जो ये चीजें हमें देखने को मिली, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई वो सारी किसके फेवर में थी, सिन्हाला कम्युनिटीज के फेवर में थी, जिसकी वजह से जो तमिल थे वो गुस्सा हो गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे हुआ कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पर तनाव बढ़ गया, टेंशन हो गई है ना, तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जो कि धीरे धीरे बहुत ही जल्द क्या हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट होता चला गया। ठीक है, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए। ठीक है, ये बातें हम यहाँ पे याद रखेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, Why did the Roman Catholic Church impose control over publisher and book sellers? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उन्होंने यहाँ पर बुक्स पब्लिशर और बुक सेलर्स के ऊपर कंट्रोल इम्पोज कर लिया था, मतलब उनके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था या क्यों करना चाह रहे थे वो हमें यहाँ समझना है। ठीक है, तो मैंने कुछ खास बातें यहाँ पे लिख ली हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है प्रिंट लेड टू रिलीजियस डिबेट। ठीक है, इससे क्या मतलब है, प्रिंट लेड टू रिलीजियस डिबेट्स से मतलब ये है, द राइटिंग ऑफ पावरफुल राइटर्स डिपिक्टेड द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड एवरीवन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग टू द चर्च अथॉरिटीज फॉर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इससे हमें यहाँ पर ये मतलब समझ में आता है कि जब नए नए पब्लिशर आ गए, जब नए नए ऑथर्स आ गए, उन्होंने नई नई बुक्स लिखना स्टार्ट किया, उन बुक्स को अपने तरीके से अपने हिसाब से उनको क्या किया, रीइंटरप्रेट करने का काम किया। ठीक है, जिससे कि वो चीजें उन्होंने लोगों के बीच में रखी कि क्योंकि जो बुक्स वगैरह होती थी वो आम इंसान की समझ में नहीं आती थी, है ना, लेकिन जब नए नए ऑथर्स निकल के आए, उन्होंने नए नए राइटर्स निकल के आए, उन्होंने उन चीजों को अपने हिसाब से रीइंटरप्रेट किया और लोगों को समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो चर्च हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस काम करते हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे उन चीजों को समझना शुरू किया। जब उनकी समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, एवरीवन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग टू द चर्च अथॉरिटीज फॉर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। जब लोगों को ये चीजें समझ में आने लगी, है ना, तो उन्होंने जो चर्च अथॉरिटीज थी उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, किसके लिए, फॉर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि जो
जो बुक्स वगैरह थी है ना, वो आम लोगों को पहले समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में जब राइटर्स आए तो उन्होंने उन चीजों को, उन टेक्स्ट को अपने हिसाब से रीइंटरप्रेट करके लोगों के बीच में रखा है ना, जिससे लोगों को चीजें समझ में आने लगी और वो लोग चर्च अथॉरिटी से क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये समझ लिया। दूसरा, इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड कल्चर देयर आइडियाज थ्रू प्रिंट, दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरे पॉइंट से ये समझ में आता है कि अब यहाँ पर वो लोग जो इस्टेब्लिश अथॉरिटीज से डिसएग्री करते थे, उनसे सहमत नहीं होते थे, वो भी अब यहाँ पर क्या कर सकते थे, प्रिंट के माध्यम से अपने जो आइडियाज है, अपने जो व्यू है, जो थॉट्स हैं उनके, उनको वो क्या कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे और लोगों के बीच में पहुंचा सकते थे, लोगों के पास तक अपने जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, उनको लोगों को समझा सकते थे। ठीक है, और जो लोग हैं उनको अपने आइडियाज के थ्रू परस्यूड कर सकते थे। परस्यूड करने का मतलब राजी कर लेना, ठीक है, मना लेना किसी बात के लिए। ठीक है, तो लोगों को अपने हिसाब से तो लोगों को अपनी जो बुक्स हैं, अपनी जो आइडियाज है, उनसे लोगों को यहाँ पर परस्यूड कर लेते थे ताकि वो अलग तरीके से सोच सकें। तो जो लोग हैं उनका सोचने का तरीका अलग हो, है ना, तो इसके लिए लोगों को तैयार कर लेते थे। ठीक है, तो एक बात, दूसरी बात ये हो गई। पॉइंट है यहाँ पर, द क्लर्जी बिकेम अफ्रेड ऑफ न्यू अवेकनिंग। हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लोग थे अब यहाँ पर नए नए अवेयर हो रहे थे, उनको चीजों के बारे में पता चल रहा था, तो यहाँ पर जो क्लर्जी पीपल थे वो भी यहाँ पर डर रहे थे कि भाई अब तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो अफ्रेड ऑफ न्यू अवेकनिंग एंड कैथोलिक चर्च बिगेन इंक्विजिशन टू रिप्रेस हेरेटिकल आइडियाज। और यहाँ पर जो चर्च हैं उन्होंने एक न्यायिक जांच भी शुरू कर दी थी, किसके लिए, हेरेटिकल आइडियाज को क्या करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए। हेरेटिकल से मतलब होता है विधर्मिक, यानी कि धर्म के अगेंस्ट जाने वाले जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, है ना, उनको यहाँ पर रिप्रेस करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक न्यायिक जांच भी, मतलब एक तरीके से जांच करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये कुछ खास बातें जिनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।